कतरे कतरे का मुझे देना पड़ा हिसाब, कतरे कतरे का मुझे देना पड़ा हिसाब, खूने जिगर वदीयत मिज़गान यार था। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। आपको जवाब ये देना है कि ये शेर किस शायर का है। कतरे कतरे का मुझे देना पड़ा हिसाब, खूने जिगर वदीयत मिज़गान यार था। आज का पहला जो सवाल है बस यहाँ से देख लीजिए। गालिब जो हैं, गालिब की शायरी में कौन सा सूफियाना फ़लसफ़ा जलवागर है। सूफ़ी शायर पूछा जाता है तो आपको सभी को मालूम है, ख्वाजा मीर दर्द का नाम बहुत अहम है। और जदीद सूफ़ी शायर अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको जवाब देना है असगर गोंडवी। अब सूफियों में भी कई तरह के जो है नज़रिए थे, तो गालिब जो हैं उनके वहाँ जो सूफ़ीज़म है वो किस नज़रिए का है, ये आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। जब तक आइए बात करते हैं। जैसे गालिब पे कल मैंने बात की थी, बहुत सी चीज़ें थी, गालिब पे बात कर चुके थे। सूफ़ी शायर की बात जब आई है तो ख्वाजा मीर दर्द को थोड़ा सा देख लीजिए। पहली बात तो ये पैदा दिल्ली में हुए, इंतकाल भी दिल्ली में करके गए और ये पैदा हुए हैं 1721 को। ये जहन में रखिएगा। इंतकाल 1784 या 85 में इन्होंने किया है। दूसरी चीज़ है, ख्वाजा इंदलीब जो थे, नासिर, ख्वाजा इंदलीब नासिर वो इनके वालिद थे। और नक्शबंदिया जो फिर क्या कहते हैं नज़रिया था, उसके ये उसकी रह रवी करने वाले में से शायर माने जाते हैं। अब ये जो सवाल है इसमें से उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। वहदतुल वजूद का इस्तेमाल अपनी शायरी में ज़्यादा इस्तेमाल किया है और वहदतुल वजूद की ही वजह से गालिब को कुछ लोग मुस्लिम नहीं, मज़हब परस्त नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहदतुल वजूद का ये बंदा कायल है और इसीलिए इसने वो शेर कहा कि नक्श फरियादी है किसकी शौक़ ये तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्बीर का। तो वो भी इसी वहदतुल वजूद का ही हामी शेर है। अगला सवाल है, गालिब ने अपनी शायरी में सबसे ज़्यादा अहमियत किस फ़िक्र को दी है। तो इनमें से अब आपको आंसर देना है, गालिब ने सबसे ज़्यादा किसको अहमियत दी है। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा, याद रखिएगा। गमे इश्क है, गमे जाना है, गमे रोज़गार है या फिर गमे दौरा है। तो बहुत आसान सा सवाल है। दो चार बातें और, जब दर्द की बात कर रहे थे तो याद रखना। अच्छा, दर्द जो हैं, ख्वाजा मीर दर्द की बात कर रहा हूँ। दर्द जो थे, दर्द ने दीवाने उर्दू जो अशार की तादाद है, उनका जो उर्दू दीवान है उसके उनके दो दीवान हैं ख्वाजा मीर दर्द के, एक फ़ारसी है एक उर्दू है। जो उर्दू दीवान है उसमें अशार की तादाद कहीं बाई चांस पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 1449 है। 1449 इनके अशार की तादाद है। दूसरा, हमने असगर गोंडवी पे बात की थी कि वो भी बंदा, जब बात चल रही है तो देख लीजिए, वो जदीद तसव्वुफ़ का शायरों में गिना जाने वाला है। आलामे रोज़गार को आसान बना दिया, ये देखिए उसमें तसव्वुफ़ आगे लफ्ज़ों में शेरों में तसव्वुफ़ है। असगर गोंडवी का जो कलाम है, असगर गोंडवी ख़ास तौर से, तो असगर गोंडवी के वहाँ जो उनके जो असगर गोंडवी के जो शेरी मजमे हैं उनको अगर देखेंगे तो असगर गोंडवी का सबसे ज़्यादा जैसे अहम उनका है शेरी मजमुआ, जैसे निशाते रूह, निशाते रूह उनका पूछा जाए तो उसमें अगर अशार की तादाद पूछी तो 559 है, जबकि वो पहले आया है। और दूसरा सरूद ज़िंदगी जो उनका मजमुआ आया था उसमें 503 अशार हैं। पहले वाले में ज़्यादा, दूसरे वाले में कम है। दोनों की सने भी अगर जब बात की है 1997 से और 1917 से 24 तक का जो कलाम है वो निशाते रूह में है। और साथ ही साथ 1925 से 1930 का जो कलाम है वो 503 अशार पर वो सरूद ज़िंदगी में है। ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। ये देखिए जो सवाल था इसमें क्या है, गालिब ने ज़्यादातर रोना रोया है रोज़गारी का, गमे रोज़गार को ज़्यादा अहमियत दी है। वो इन्होंने शेर आपने देखा पढ़ा भी होगा, इनके कई शेर हैं गमे रोज़गारी पे। गमे इश्क अगर ना होता गमे रोज़गार होता, गमे जहाँ अगर गुसल है पे बचे कहाँ के दिल है, गमे इश्क अगर ना होता गमे रोज़गार होता।
तो इस तरह से रोज़गार की वजह से ज़्यादा परेशान रहे तो उन्होंने अपनी शायरी में उसी का भी ज़्यादा इस्तेमाल किया। ज़ौक़ को कौन सी शेरी सिन्फ में कमाल हासिल है और उन्होंने किस शेरी सिन्फ को फ़रोग़ दिया? तो एक आसान सा सवाल है और सभी को ये मालूम होगा। खैर, अगर ज़ौक़ के बारे में बात आई है तो फिर ज़ौक़ के बारे में दो चार बातें और मोटी मोटी सी जो हैं आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे ज़ौक़ जो हैं, पहली बात तो ये है, ज़ौक़ उर्दू में बाकायदा कसीदागों में सबसे अहम शुरा में गिने जाते हैं सौदा के बाद। तो लेकिन साथ ही साथ में इनका याद रखिए कि जो ज़ौक़ हैं पैदा कब हुए हैं ज़ौक़, तो वो आपको मालूम ही है, ये पैदा हुए हैं 1712 में और इसी सन में इंशाअल्लाह खान इंशा की भी नहीं, सिराज औरंगाबादी की भी पैदाइश हुई है। इंशाअल्लाह खान इंशा की तो 1752 है, याद रखिएगा। अब दूसरी बात ये और ज़ौक़ के बारे में क्या है, जैसे आपको याद रखना है मश्क़ सुखनवरी और इस दर्जा की पहुँच, ये एक कौल है। दर्जा की पहुँच कोई बात इस साहिब सुखन की पैराए बयान से, इस तरह से कौल है, पैराए बयान से मायराना नहीं है। ये कौल पूछा जा सकता है तो ये सर सैयद का था, इन्हीं ज़ौक़ से मुतालिक इन्होंने कहा था। दूसरी चीज़, एक और सर सैयद ने बात कही थी इनके लिए कि गज़ल और कसीदे के दफ्तर है और हर शेर इंतखाब है। किसके लिए कहा है? गज़ल और कसीदे के दफ्तर है और हर शेर इंतखाब है, ये भी कहा था सर सैयद ने इसके लिए, ज़ौक़ के लिए। अब इसमें आपका आंसर सही क्या होगा? कसीदा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है, थोड़ा मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ, रोज़ा में बोलना तेज़ मुँह सूखने लगता है। ज़ौक़ के मुकाबले गालिब ने अपने कसीदों में किस किस्म की जदीद तशबीब का इजाफ़ा किया है? तो किस तरह की तशबीब का इजाफ़ा किया है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर इसमें सही होना चाहिए। तो आंसर आपका सही होगा सेकंड, ड्रामाई तशबीब जो है इस्तेमाल की है अपने कसीदों में। पूछा जा सकता है ड्रामाई तशबीब का अपने कसीदों में इस्तेमाल किसने किया है, तो ज़ौक़ या सौदा को मत लगा देना, गालिब ने किया है, ये जहन में रखिएगा अच्छे से। दूसरी बात, जब इनकी बात कर रहे थे ज़ौक़ जो हैं, ज़ौक़ थे उनके शागिर्द, आप जानते हैं उनके शागिर्दों में आज़ाद और जाफ़र को सभी जो हैं बहादुर शाह ज़फ़र हैं, उनको सभी जानते हैं। लेकिन इनके एक शागिर्द जो हैं वो मिर्ज़ा इलाही बख्श भी हैं। पूछा जा सकता है कि मिर्ज़ा इलाही बख्श के उस्ताद का नाम या ज़ौक़ किसके शागिर्द थे, और नीचे नाम दे सकते हैं आज़ाद और बहादुर शाह ज़फ़र का हटा करके इनका। तो मिर्ज़ा इलाही बख्श का नाम आपको हर हाल में याद रखना है। अगला सवाल देखिए, किस मदरसे को तरक्की देकर दिल्ली कॉलेज की निशातुस्सानिया अंजाम दी गई? निशातुस्सानिया का क्या मतलब होता है? पुनर्जागरण करना, यानी फिर से जीवित करना। किसके मदरसे के ज़रिए हुआ है? तो मदरसा गाज़ीउद्दीन हैदर, ये याद रखिएगा। इसके लिए रिपोर्ट लगाई गई थी, मैग्ना कार्ड में उसका वर्णन किया गया था वापस में। तो आपका आंसर क्या होगा? सेकंड आंसर सही होगा। उम्मीद करता हूँ सभी का सही हुआ होगा। एक मोटी सी बात यह है कि जो ज़ौक़ हैं उनके कसाइद की कुल तादाद कितनी है? बाई चांस पूछा जा सकता है उन्होंने कितने कसीदे लिखे हैं, तो 33 कसीदे लिखे हैं। ये अच्छे से आपको जहन में रखना चाहिए। अगला सवाल देखिए, अच्छा, ज़ौक़ को उर्दू कसीदा का हातिम करार दिया है किसने? ज़ौक़ को उर्दू नस्र का हातिम करार किसने दिया है? तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने दिया है। ये भी याद रखिए क्योंकि ज़्यादातर आज़ाद ने इन पे काम किया है। अगला सवाल है, दिल्ली कॉलेज कायम हुआ 1925 में, उसके पहले मोहतमिम कौन थे? और इसमें से अब पहला प्रिंसिपल आपको बताना है कौन सा था। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होना। ये देखिए, ये जो है फ़याकस बतरूस, ये दूसरा है, तो ये भी याद रहे। तो मिस्टर टेलर, जोसेफ हेनरी टेलर इसका नाम है। कभी कभी जो है
J.H. हेनरी टेलर भी लिख देते हैं, जोसेफ हेनरी टेलर ये था। फिर इसके बाद में जो है मिस्टर टेलर इसको कहते हैं। और दूसरी चीज़ यह है मिस्टर टेलर जो है ये चौथा पांचवा जो है वो प्रिंसिपल है शायद, ये मुझको यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। और इन्हीं के कत्ल के इल्ज़ाम में जो है वो फंसे थे आज़ाद के वालिद। अगला सवाल है, दिल्ली कॉलेज की तवस्सुत से मज़मून निगारी की बुनियाद रखने वाले नस्र निगारों में हैं। तो कौन है इनमें से? तो दिल्ली कॉलेज में कौन है? उम्मीद करता हूँ ये दोनों तो दिल्ली कॉलेज के हैं, और ये भी दिल्ली कॉलेज में है, ये भी दिल्ली कॉलेज में है। लेकिन दिल्ली कॉलेज के मज़मून निगारी की बुनियाद रखने वालों में जो हैं वो मास्टर रामचंद्र का नाम आपको हर हाल में याद रखिएगा। मास्टर रामचंद्र का जो इंतखाब है वो दिल्ली कॉलेज में उस्ताद के लिहाज से जाना जाता है। कल भी दिल्ली कॉलेज पे मैंने बताया था कि जब गालिब को इस कॉलेज में प्रोफेसर के लिए बुलाया गया था इस ओहदे पे फाइज करने के लिए, तो साथ में इनके पास 2 नाम और भी भेजे गए थे। वो नाम याद रखिएगा, गालिब के साथ मोमिन का था, और इसके अलावा सहवाई साहब का भी था फ़ारसी के लिए, फ़ारसी उस्ताद के लिए। लेकिन सहवाई जब गालिब ने इनकार कर दिया तो सहवाई को रखा गया था। अगला सवाल देखिए, मास्टर रामचंद्र ने यूरोप और हिंदुस्तान की किताबों से इस्तिफ़ादा करके कौन से उलूम पर किताबें लिखी हैं? तो कौन से उलूम पे किताबें लिखी हैं? याद रखिए, मास्टर रामचंद्र ने। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। आंसर आसान सवाल है और इस तरह के सवाल गलत नहीं होने चाहिए। तो आंसर इसमें क्या सही होगा? सभी का आंसर सही होना चाहिए। दूसरी बात, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए, जैसे दबीर हैं, दबीर का पूछा जा सकता है उनके आबा व अजदाद जो थे वो कहाँ से आए हुए थे? तो शिराज ईरान से आए हुए थे, ये भी याद रखिएगा साथ साथ में। इसमें आपका आंसर सही होगा फर्स्ट, अलजबरा व रियाजी, इस उलूम पर इन्होंने ज़ोर दिया है। अगला सवाल है, मास्टर रामचंद्र की रियाजी पर लिखी हुई किताब का नाम। सीधा सा सवाल ये है कि इनकी किताब का नाम आपको बताना है। कौन सी किताब है? उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। और एक आसान सा सवाल ये भी है, लेकिन इसमें भी आंसर आपका फर्स्ट सही होगा, उसूलो, ये याद रखिएगा, उसूलो जबर मकाबला, ये याद रखिएगा, आपका आंसर फर्स्ट ही इसमें भी सही होगा। दूसरी चीज़, अगर आपसे पूछा जाता है कि हयात अनीस किसकी किताब है, बहुत इम्पोर्टेंट किताब है हयात अनीस, तो सैयद अमजद अली शहरी की किताब है हयात अनीस। और इसी तरह से अनीस पर एक और किताब है, अनीस शख्सियत और फ़न, तो ये किताब भी आपको याद रखना है, वो प्रोफेसर फ़ज़ल इमाम की है। प्रोफेसर फ़ज़ल इमाम की किताब का भी नाम याद रखिए। तो अनीस शख्सियत और फ़न है इसकी किताब, और हयात अनीस जो है वो अमजद अली शहरी की है। ये दोनों बातें आपको हर हाल में याद रखनी चाहिए। अगला सवाल है, मास्टर रामचंद्र ने फ़वाइदुन नज़ीर के अलावा कौन सी दूसरी अखबार निकाला है? तो फ़वाइदुन नज़ीर के अलावा आपको सभी को मालूम है, ये देखिए इसमें आपका आंसर क्या सही होगा। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही होने चाहिए। आसान सा सवाल है। दूसरी बात, जब तक जो बात चल रही थी उस पर बात आगे करते हैं। और भी कुछ किताबें हैं ख़ास उन पर हम बात कर लेते हैं। जैसे एक किताब है उर्दू मरसिया, किसकी लिखी हुई है? तो अली अब्बास हुसैनी की लिखी हुई है। अच्छे नावल निगार हैं अली अब्बास हुसैनी। अली अब्बास हुसैनी ने ही कहा था फसाना आज़ाद के बारे में, वो उमरा जान अदा के बारे में, अली अब्बास हुसैनी के ये एक रंडी की कहानी है और जो उसी की ज़ुबानी है, ये जुमले इस्तेमाल किए हैं अली अब्बास हुसैनी ने। काहे कि किसके लिए किया है? तो नोबेल उमरा जान अदा के लिए। नूर व नार के नाम से इनका लिखा हुआ बहुत ही अहम मशहूर अफसाना भी है और कई बार पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा। इन्हीं की लिखी हुई किताब है उर्दू मरसिया। आपका इसमें आंसर सही होगा हुब्बे हिंद, यानी थर्ड वाला आंसर सही होगा। ये रिसाला मास्टर रामचंद्र का ही है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में ज़हनी बेदारी और तालीमी शऊर की तहरीक किन 2 हिंदुस्तानियों ने बुनियाद रखी?
अब ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको पहचानना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। दूसरी बात, हम अभी जो बात कर रहे हैं उसी में एक बात और याद रखिए, उर्दू मरसिया जो होती है उस पर एक और किताब जो लिखी हुई है, उर्दू मरसिया का इर्तक़ा, मसीहुज़्ज़मा की लिखी हुई किताब है। ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछी गई है। मसीहुज़्ज़मा की लिखा है उर्दू मरसिया का इर्तक़ा। ये अच्छे से जहन में आपको रखना होगा और बहुत बार इसको पूछा है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अच्छा, एक सवाल और भी याद रखिएगा, फ़ारसी के अगर बाई चांस पूछ ले, उर्दू का तो चलो ठीक है, मालूम है आपको, फ़ारसी का सबसे बड़ा मरसिया गो शायर कौन है? तो फ़ारसी का भी ज़रूरी नहीं है ये पूछा जाए, लेकिन मुतशहम का नाम याद रखिए। उन्होंने सबसे ज़्यादा फ़ारसी में, मुहतशिम जो है उसका नाम अच्छे से याद रखना है, मुहतशिम काशी, इसका पूरा नाम मुहतशिम काशी था। वो हो सकता है कि पूछेगा नहीं, मुश्किल है मुझे, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। अच्छा, ये किसी ने कमेंट किया था कि आसूरनामा को उर्दू का पहला मरसिया माना जाता है, तो वो और रोशन अली ने लिखा है, तो हाँ ये बिल्कुल सही था जिसने बच्चे ने कहा था। आसूरनामा जो है वो उर्दू का पहला मरसिया माना जाता है बाज़ जगह पे, और इसको लिखने वाले जो हैं वो रोशन अली हैं। ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ जब बात है, कल मैंने जो बात की थी वो भी याद रखिएगा। आल रज़ा जो थे, आल रज़ा को जदीद, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आल रज़ा को जदीद मरसिया का बानी जोश मलिहाबादी ने कहा था, और जोश मलिहाबादी को वैसे उर्दू मरसिया का पहला बानी माना जाता है मरसिया को। इसमें आपका आंसर 4 सही होगा, राजा मोहन राय और सर सैयद अहमद ख़ान। राजा राम मोहन राय जो थे, उनकी ही वजह से 1884 में सबसे पहले सती प्रथा पर लॉर्ड बेंटिंक ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो लगभग ये साथ ही साथ के हैं। आगे देखिए, मसनवी जिहादिया किस शायर ने सैयद अहमद बरेलवी के ख़यालात से मुतासिर होकर लिखी थी? तो जो सैयद अहमद बरेलवी थे, उन्होंने 1857 में एक क्रांति चलाई थी। रोमाली तहरीक से ये जुड़े हुए थे, ये भी याद रखिएगा, या बहावी तहरीक से भी ये जुड़े हुए थे। अंग्रेज़ों को भगाने में इस तहरीकों ने बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया था। तो किसने ये लिखी है? मोमिन ख़ान मोमिन ने ये लिखी है। इसीलिए कई बार पूछा गया जो है जिहादनामा किसकी लिखी हुई मसनबी है, ऐसे भी पूछ लेते हैं इसको पलट के। तो जिहादिया यहाँ पे दे दिया है, जिहादनामा भी कहीं कहीं लिख देते हैं, तो वो याद रखिए मसनबी मोमिन ख़ान मोमिन की ही है। और चूँकि बहावी तहरीक से जुड़ा हुआ है और बहावी मसलक से मोमिन ख़ान भी हैं, ये भी एक आप लगा सकते हैं अंदाज़ा। अगला सवाल देखिए, आर्या समाज और ब्रह्म समाज की रोशन ख़याली का आगाज़ किस उर्दू के मसलह के दौर में हुआ? तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? अभी मैंने बात की थी कि आर्य समाज जो है था और बहमनी जो समाज था, ब्रह्म समाज, इन दोनों को जो है ये किस वक्त पे चला है? सर सैयद अहमद ख़ान का, याद रखिए। और ख़ास तौर से इन्हीं चीज़ों से सर सैयद भी मुतासिर हुए, तभी उन्होंने मुस्लिम मज़हब को के साथ साथ में जो दुनियावी तालीम है उसको आगे बढ़ाने की बात की और मुसलमानों को तालीम से जोड़ने की कोशिश की, इन तहरीकों को ही देख करके। सवाल है, 1840 में सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सा रिसाला शाया किया? आज थोड़ी मेरी तबीयत नहीं ठीक है, फिर भी मैं छुट्टी करना पसंद नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। 1840 में सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सा रिसाला शाया किया? तो सर सैयद अहमद ख़ान का 1840 का रिसाला बताना है। इसमें पहली बात तो रिसाला है कौन सा? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो याद रखिए, जामे जम का नाम आपको याद रखना है। अच्छा, जो जिस तरह से बात कर रहे थे, नैयर मसूद की एक किताब, नैयर मसूद जो याद रखिए, अनीस पे किताबें बहुत लिखी गई हैं। एक नैयर मसूद की भी किताब है, सवानाए अनीस, ये भी याद रखिए। वैसे पूछा जा सकता है कि अनीस पे सबसे ज़्यादा काम किसने किया है? तो अनीस पे अमूमन सबसे ज़्यादा काम किया है वो मसूद हुसैन रिजवी अदीब ने किया है। ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, सवाल है, सर सैयद अहमद ख़ान ने 1875 में तालीमी सरगर्मी का आगाज़
किस तरह किया। तो इसमें से किस तरह किया, तो 1875 में उन्होंने क्या किया है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले ख़तात अहमदिया लिखा है, इससे तालीमी का आगाज़ किया है। साइंटिफिक सोसाइटी से किया है, बिल्कुल नहीं, किया तो है लेकिन 64 में हुआ है। तहज़ीबुल इखलाक कब जारी हुआ है, और या फिर मदरसतुल उलूम मुसलमान अलीगढ़ के लिए मदरसतुल उलूम जो है वो किया है उसके ज़रिए। तो आपका आंसर यही 4 वाला ही सही होगा। उम्मीद करता हूँ सभी का सही होना चाहिए। हाँ, ये और भी एक याद रखिएगा, एक किताब और मुझे याद आ रही है। जैसे आपको याद है ये एक चीज़, किताब नहीं लेकिन हाँ आपको याद रखना है, एक मरसिया है लिखा हुआ मज़राब शहादत, जमील मजहरी का लिखा हुआ है। इसमें एक बार बंद पूछ लिए हैं तो वो याद रखिए, 73 बंद हैं मज़राब शहादत में। और इसके जमील मजहरी के जो शेरी मजमुए हैं 3 इसके मरसिया के मजमुए हैं, उनको भी उनकी तरतीब याद रखिएगा। नक्श जमील, फ़िक्र जमील और इरफ़ान जमील, यानी नक्श फ़िक्र इरफ़ान, नक्श फ़िक्र इरफ़ान, तीनों याद रखिए, ऐसे तरह से याद रख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है 1857 के गदर के मौके पर सर सैयद की मसरूफियात क्या थी। तो उस दौर में वो क्या कर रहे थे, मसरूफियात क्या थी। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। इसी दरमियान आपको एक चीज़ और याद रखिएगा, वली दक्कनी थे, वो दक्कन से दिल्ली आए थे। उस वक्त पर यह पूछा जा सकता है, सभी को मालूम है कि जब वो आए थे दिल्ली में, तो क्या बात, तो वली दक्कनी जो थे तो दिल्ली आए, तो उस वक्त पे जो बादशाह था दिल्ली का वो तो औरंगज़ेब था। लेकिन पूछा जा सकता है उस दौर में सूबेदार कौन था। सूबेदार अगर बारीक सवाल करना चाहा एग्जामिनर ने तो सूबेदार पूछ लेगा। तो आपको याद रखना है मोहम्मद यार ख़ां का नाम वो सूबेदार है, और बादशाह जो है ये औरंगज़ेब है। दूसरी चीज़, ये आए किसके साथ थे और मशवरे किसने दिए, इसमें डिस्टर्ब नहीं होना है। आए जो थे वली वो सफ़र करके आए थे सैयद अबुल मानी के साथ, और इनको शायरी में फ़ारसी लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें, और वो जो फ़ारसी लफ्ज़ों के मजमुआत हैं उनको वो मौजू हैं उनको बयान करें। ये जो मशवरे इनको दिए थे वो दिए थे शादुल्लाह गुलशन ने। तो शादुल्लाह गुलशन ने वो मशवरे दिए थे, आए ये सैयद अबुल मानी के साथ थे। ये दोनों में डिस्टर्ब ना कर। तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा, 3rd, यानी बिजनौर के बिजनौर ज़िला जो बिजनौर है उसके मकाम पर सदर अमीन के अहदे पर ये फाइज थे उस वक्त 1857 की वक्त। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1858 में कौन सी 2 किताब, 1858 की किताबें आपको बतानी हैं। तो 1858 में कौन सी 2 किताबें लिखी हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो आपका क्या होगा, क्योंकि 1857 में ये बिजनौर में थे तो यही यहाँ से याद रखिए। 58 में इन्होंने क्या है, सरकशी बिजनौर और असबाब बगावत, ये दोनों किताबें हैं वो इसी दौर में लिखने को सन माना जाता है। उर्दू गज़ल के अनासर अरबा पूछे जाते हैं और तरतीब बहुत बार पूछी गई है। अनासर अरबा 4 हैं, कौन कौन हैं, असगर हैं, जिगर हैं, फ़ानी हैं, हसरत हैं। इनको ऐसे ही याद रखिएगा जैसे मैंने बताया है। दूसरी बात, ये इनमें जो है अनासर अरबा जो हैं, और इन अनासर अरबा में कौन सूफ़ी है, तो असगर गोंडवी है। ये भी आपको अच्छे से याद रखें। इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो हसरत मोहानी है, क्योंकि वो 80 में पैदा हुआ। इस लिहाज से तरतीब अगर देख लेना, ज़मानी एतबार से इनकी अरबा की तरतीब लगवा रहे हैं, या सिर्फ़ ऐसे पूछ रहे हैं कि अरबा जदीद गज़ल के अनासर अरबा कौन है। अगर खाली ऐसे पूछा जाता है जदीद गज़ल के अनासर अरबा, तो असगर, फिर जिगर, फिर फ़ानी, फिर हसरत। ज़मानी तरतीब से अगर लगवाते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे फ़ानी को, वो 79 में हुए, हसरत फिर 80 में, इस तरह से फिर असगर और फिर जिगर, ऐसे याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज इतने ही सवालों पे बात करें। थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है और पढ़ाने को नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कुछ बातें कर ली जाए। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल अच्छे लगे होंगे। कोई गलती है तो ज़रूर बताइएगा, मैं बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा।